दोस्तों, जो एक पॉडकास्ट की सीरीज़ में कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट के बारे में, जो कुछ सुनी अनसुनी बातें हैं उनके बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिम कॉर्बेट का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा यकीन था। या तो इस वजह से था कि वो नैनीताल के पहाड़ में पैदा हुए, पहाड़ों पर धर्म के प्रति विश्वास कुछ ज़्यादा ही होता है। दूसरा, कई बार उनकी जान बच गई चमत्कारिक रूप से, इससे उनका विश्वास हो गया। क्योंकि जब भी वो यात्रा शुरू करने जाते थे अपनी इसकी शिकार यात्रा, तो उनके जो आदमी थे उनके लिए कुछ ऑफरिंग्स वगैरह लेके आते थे। तो कई बार उनको ऐसा लगा कि शायद उसकी वजह से उनकी जान बच गई। नैनीताल के पास एक रॉक टेम्पल है, पाखन देवी, उसके जो मुख्य पुजारी थे वो जिम कॉर्बेट के बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक ज्योतिषी से अपनी कुंडली भी बनवाई थी। ये बात एक एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में छपी थी। और जितने भी हिंदू त्यौहार थे उनको वो बड़े ही बढ़ चढ़ के मनाते थे, केवल होली को छोड़ के। होली उन्हें पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें हुड़दंग होती थी। दिवाली बहुत अच्छे से मनाते थे वो। लोगों के घरों में मिठाइयाँ भेजते थे, ट्रे भेजते थे उसकी। और उनके घर में जब ये काला डूंगी वाले घर में रहने लगे थे तो बीफ बनना बंद हो गया था, क्योंकि उससे हिंदू सेंटिमेंट्स प्रभावित होते थे। जिम कॉर्बेट शुक्रवार को अच्छा नहीं मानते थे, फ्राइडे को, और कोई भी काम शुक्रवार को शुरू नहीं करते थे। दोस्तों, आज भी एक अंधविश्वास या विश्वास चलता है कि शुक्रवार को प्लानिंग कोई करी जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। इवन मेरे पापा इस बात को बहुत ज़्यादा मानते थे, मम्मी अभी भी मानती है कि अगर शुक्रवार को कोई प्लान बनाया तो वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लान बना रहे होते थे पापा और फिर देखते थे अरे आज तो फ्राइडे, तो रुक जाते थे, फिर अगले दिन बनाते थे। वो उस दिन बनाते ही नहीं थे। हालांकि मुझे कभी एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने बोला था कि मेरे लिए फ्राइडे अच्छा है, अगर मैं कोई काम फ्राइडे को शुरू करूँगा तो अच्छा होगा। ऐसा कभी किसी ने बोला था। बहुत सारों ने बहुत कुछ बोला है, उनमें से कभी किसी एक ने बोला था। लेकिन बात करेंगे जिम कॉर्बेट की, तो वो शुक्रवार को अच्छा नहीं मानते थे, कोई भी काम फ्राइडे को शुरू नहीं करते थे। स्पेशली यात्रा के लिए कि अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो दिन उनका या तो थर्सडे हो या फिर सैटरडे हो। फ्राइडे होगा तो एक दिन आगे पीछे कर देते थे। सांपों से उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत थी। और उनका एक अंधविश्वास यह था कि अगर मैं शिकार के पहले सांप मार दूंगा तो मेरा वो ट्रिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो जैसे कि उन्होंने कांडा मैन ईटर में एक किंग कोबरा मारा था 2 पत्थर से। एक बार रुद्रप्रयाग मैन ईटर में उनको जाते वक्त एक रैट स्नैक दिखा था, जिसको कि उनके दोस्त आइबर्टसन ने मार दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने रुद्रप्रयाग मैन ईटर को मार दिया था। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पता नहीं मैं ही ज़्यादा अंधविश्वासी हूँ कि सारे शिकारी होते हैं अंधविश्वासी। क्योंकि वो बोलते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो जब भी शिकार पे जाता था तो 5 कारतूस लेके जाता था, एक भी कम नहीं, एक भी ज़्यादा नहीं। ऐसे ही मेरा एक दूसरा दोस्त था जो कि शिकारी था, वो 7 कारतूस लेके जाता था। और बोले एक मेरा शिकारी दोस्त था जो कि बहुत ही माना हुआ शिकारी था, वो उसका था कि जब तक मैं महासीर मछली नहीं मार लूँगा मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। और कॉर्बेट अपने बारे में बोलते हैं कि मेरा तो था ही कि मुझे अगर मैं सांप मार लूँगा तो फिर मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जिम कॉर्बेट को वाइट साधु बोलते थे कि उनके सारे लक्षण साधुओं जैसे थे, जैसे कि त्याग करने वाला हिसाब किताब, दान देने वाला हिसाब किताब। और उनकी कुछ बातें हैं जो मैंने अलग वीडियो में बताई हैं, लेकिन ये वीडियो उसी बारे में है तो मैं बताता हूँ कि जो पूर्णागिरी मंदिर के, जब वो तल्लादेश मैन ईटर को मारने जा रहे थे तो उनको एक जगह पे पानी की गौज थी जहाँ खड़ी दीवार थी। जैसे ये आप समझ लीजिए कि पहाड़ दिख रहा है, यहाँ अगर मैं नीचे हूँ और एकदम खड़ी दीवार हो, कुछ ऐसा ही सीन था। लेकिन ये फिर भी उतनी खड़ी नहीं, इसमें एक आदमी चल के जा सकता है। और जो उन्होंने सुबह देखा था उसमें चलना तो क्या, एक माउंटेन गोट भी नहीं चल सकती थी। तो ऐसा बीच में एक गौज था, मतलब पानी की खाई टाइप की थी। उसमें उन्होंने देखा था कि 5 लाइटें आई अलग अलग डायरेक्शन से और फिर आपस में एक हो गई। तो उसके लिए उसको दैवीय चमत्कार समझते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे आदमी जो इस तरह की रोशनियों ने हमें दर्शन दिए। और शायद वो दर्शन पूर्णागिरी माता ने ही दिलवाए,
क्योंकि हम एक अच्छे काम पर जा रहे थे, लोगों की जान बचाने के लिए, यानी कि उस मैन ईटर को मारने के लिए जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। और शायद माता हमें देख रही थी, ये उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक बात और मेंशन करी थी उन लाइट्स के लिए कि ये विल ओ विस्प नहीं है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ना छर बत्ती। तो मैंने एक आध बार बोला था कि जिम कॉर्बेट को शायद छर बत्ती दिखी होंगी वहाँ पे, लेकिन छर बत्ती के लिए लोग बोलते हैं जो है कच्छ वगैरह में होती है कि वो जो मार्शी गैसेस होती हैं, यानी कि कच्छ के नमकीन पानी की वजह से कुछ गैसेस बनती हैं जो कि ज्वलनशील हो जाती हैं, यानी उनमें आग लग जाती है और वो उड़ती है और हवा के डायरेक्शन से यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हैं। कच्छ में जो लाइटें उड़ती हैं वो यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे गवाह हैं जो ऐसा बोलते हैं कि वो हमारा पीछा करती है। हम बाइक से जा रहे थे, हम गाड़ी से जा रहे थे, तो जिस तरफ जा रहे थे वो लाइट उधर ही आ रही थी, फिर अचानक से गायब हो गई। एक टीवी चैनल में रिकॉर्ड हुई थी, उड़ती हुई नज़र आई थी, मैंने देखा हुआ है वो। तो उसको बाकी कंट्रीज़ में कई जगह विल ओ विस्प बोलते हैं, कई जगह घोस्ट लाइट बोलते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने ये साफ मेंशन किया है, यानी कि उस टाइम पे भी उन्हें विल ओ विस्प का आइडिया था, यानी कि छर बत्ती। तो उन्होंने कहा था कि ये जो लाइट मैंने देखी है ये छर बत्ती नहीं है, ये कुछ दैवीय चमत्कार है। और ये जब उन्होंने बताया था हेली को, जो उनके साथ ट्रिप पे जा रहे थे, उन्होंने वो जगह भी दिखाई थी कि मुझे यहाँ पे दिखा था, तो वो भी उस बारे में बड़े उत्सुक थे और उस बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे। ऐसे ही जो एक उस घटना का था वो उसके लिए तो मैं अलग से ही एक बना चुका हूँ वीडियो, कि जो चंपावत का जो टूरिस्ट बंगलो था जिसमें उनको रात को चीखने की आवाज़, मतलब ये उनके अंधविश्वास या विश्वास जिससे भी रिलेटेड हो, ये बात जब जब बात आती है तो ये बात अपने आप याद आ जाती है कि जो चंपावत के बंगले में एक एक्सपीरियंस हुआ था कि जिसमें कि वो चीखते हुए निकले थे, बाहर आ गए थे। बुक में तो उन्होंने ये लिखा है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो कि इस दुनिया के विश्वास से ऊपर है, जिसके बारे में कभी मैं और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उनके जितने भी पेपर्स मिले कहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और उस बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है काफ़ी 1 साल पहले, और काफ़ी अच्छा उसमें व्यूज़ भी हैं। तो उसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उस वीडियो में आप देख सकते हो, लेकिन ये था कि उसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। ऐसी एक और घटना थी जो कि नैनीताल के इलाके में ही एक राजा के घर में उनको रुकने का मौका मिला था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, उनके साथ में। तो जब वो रुके तो वहाँ चौकीदार ने बताया कि ये कमरे हैं और ये बीच वाला कमरा है, इसमें रुकना मना है, उसमें ताला बंद था। तो उन्होंने पूछा था ताला क्यों बंद है, तो बोला सर इसमें रुकना मना है, ये थोड़ा भूतिया सा कमरा है, सालों से बंद है। तो उन्होंने कहा इसी को खोलो, मैं इसी में रुकूंगा। वो रुके और इंटरकनेक्टेड डोर था बगल वाले रूम जिसमें कि इनको प्रैक्टिकली रुकना था, और जिसमें इनके दोस्त थे वो जो ICS ऑफिसर थे वो रुके थे। रात तक सब ठीक था। रात के 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा शोर आने लगा जिम कॉर्बेट कमरे से, और जब वो ICS ऑफिसर ने वो दरवाज़ा खोला बीच वाला, तो ये भागते हुए आए बाहर, बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये सो गए, लेट गए, और उनके दोस्त भी सो गए क्योंकि कुछ हुआ होगा, बुरा सपना देखा होगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने पूछा था कि भाई क्या हुआ था, तो एकदम से खड़े हो गए कि इस बारे में मैं दोबारा बात करना चाहूँगा नहीं, और उठ के चले गए थे, थोड़ा उखड़ गए थे। तो उनके दोस्त ने भी दोबारा कभी नहीं पूछा कि भाई बात नहीं करना चाहते। तो उस बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था कि पैनिक अटैक्स उनको शायद आते थे, जिस वजह से वो उस बारे में जब भी सोचते थे इस तरह की घटनाओं के बारे में, तो उनको वैसे ही बेचैनी होने लगती थी। कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बातें होती है, उसको अगर आप सोचोगे तो फिर से उतना ही परेशान हो जाओगे जितना उस टाइम थे। तो उस पर डिटेल्ड वीडियो आप है मेरा एक है, अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वो आप देख लोगे तो पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और सारा फैक्ट्स के आधार पर किया है, अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। ऐसे ही अंधविश्वासों के बारे में कॉर्बेट ने जिक्र किया है। जो देवीधुरा का मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ पे। देवीधुरा मंदिर का जो पुजारी था वो भी कॉर्बेट का बहुत अच्छा दोस्त था, मिलने आता था फॉरेस्ट बंगलो में। कॉर्बेट ने बताया कि मैं उसको मारने आया हूँ, तो पुजारी ने कहा कि साहब कोई दिक्कत नहीं, आप मारिए उसको, कोशिश करिए, लेकिन ना तो आप और ना ही कोई दूसरा शिकारी ऐसा पैदा हुआ है जो उस टाइगर को मार सके, क्योंकि वो देवी माता का टाइगर है, उस पर देवी माता का हाथ है। इनको बड़ा आश्चर्य लगा था, लेकिन बार बार ऐसे शॉट ये मिस कर गए थे जो ये मिस कर नहीं सकते थे, और लेकिन इसे मार नहीं पाए थे। और फाइनली इन्होंने छोड़ दिया था कि मैं
ये मानता हूँ कि वो टाइगर वैसे भी आदमियों को तो मार नहीं रहा है, जानवरों को मार रहा है, समय के साथ खुद ही मर जाएगा। तो उसका जिक्र उन्होंने किया है, द टेम्पल टाइगर और मोर मैन ईटर्स। तो दूसरा वो ठाक वाली चीख वाली घटना तो कई बार मैंने बताई है कि जब वो बैठे थे ठाक गांव के नज़दीक एक मरी हुई भैंस के पास में पेड़ पर, वहीं पे एक सांबर डियर और उसका बच्चा चर रहे थे। काकड़ दूर से बोल रहा था जंगल से, ठाक की तरफ से ही। अचानक से एक आदमी की ऐसी चीख, जैसे कि वो मरता हुआ आदमी बहुत ज़ोर से चिल्ला है, ऐसी चीख आई। और इन्होंने सुना, उस चीख को सुन के काकड़ यानी बार्किंग डियर ने बार्किंग कॉल बंद कर दी। ये डियर भागा, सांबर और उसके पीछे उसका बच्चा, और इनको ऐसा लगा कि इनके आदमियों को मार रहा है क्या, तो ये उतर के जाना चाह रहे थे, फिर गए नहीं थे कि उनको याद आया कि मेरे आदमी तो मेरे सामने ही चले गए। फिर ये मुखिया को बुलाया इन्होंने, मुखिया से पूछा कि जो लास्ट विक्टिम जो उसके पास ही मरा था, जब मुखिया मरते मरते बच गया था क्योंकि उसकी बीवी ने बोला था कि जंगली मुर्गे बोल रहे हैं जहाँ तुम बच्चे को लेकर खड़े हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो वो वहाँ से आ गया था। और उसी वक्त वो जो टाइग्रेस मुखिया पे घात लगाई थी, वो उसने दूसरा आदमी मार दिया था। उस आदमी ने 3 बार चीख निकाली थी। तो जिम कॉर्बेट ने पूछा था कि भाई कितनी बार चीख निकाली, तो उसने बताया कि 3 बार निकाली थी। मैंने देखा तो नहीं क्योंकि बीच में एक पेड़ था, लेकिन क्योंकि मेरे नज़दीक था तो मैंने बहुत अच्छे से सुना। तो उन्होंने कहा तुम वो चीख निकाल के बता सकते हो क्या? तो उसने चीख निकालने की कोशिश की आवाज़, और वो आवाज़ कुछ कुछ वैसी ही थी जो आवाज़ ठाक में जिम कॉर्बेट ने सुनी थी। तो उसका भी बोलते हैं मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस गांव में एक भी आदमी नहीं था, उस आदमी से आदमी के चिल्लाने की आवाज़, और वही आवाज़ जो कि ठाक मैन ईटर के मरते वक्त विक्टिम ने निकाली थी, वो आवाज़ थी। और जिम कॉर्बेट ने एक चौगर टाइगर वाली घटना का भी जिक्र किया है, जिसमें कि एक चरवाहा था जो कि अपनी भैंसों के साथ बैठा था, और जिम कॉर्बेट अपने आदमियों के साथ आ रहे थे। तो उन्होंने उसको वार्न किया था कि भाई यहाँ मत बैठो, यहाँ पे टाइगर है, और अभी हमने उसके बिल्कुल पैरों के निशान देखे हैं। तो बोला बस मैं जाने ही वाला हूँ वो आदमी। जिम कॉर्बेट आगे बढ़े और टाइगर्स ने अटैक कर दिया उस आदमी के ऊपर जिनको इन्होंने वार्न किया था। और ये बोलते हैं कि वो पीछा हमारा कर रही थी, काफ़ी देर से घात लगा के कॉर्बेट और उनके आदमियों का पीछा कर रही थी। वो उस आदमी के बगल से निकले, ये लोग आगे चले गए, उसे एक बैठा हुआ आदमी मिल गया, उसने अटैक कर दिया उस आदमी पे। बाद में उसकी भैंसों ने उसको बचा लिया, लेकिन वो इतना घायल हो गया था कि कुछ दिन बाद मर गया। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं किस्मत। उसमें उन्होंने जिक्र किया है एट्रोपोज का, जिसमें एक वो मेरे ख्याल से ग्रीक या किसी कंट्री के हैं कि जिसमें वो ज़िंदगी के धागे, जिसमें वो धागे काटना चाहते हैं तो एक धागा कट जाता है, जिसको काटना चाह रहे थे वो बच जाता है, बगल वाला कट जाता है। वैसे ही बोले ज़िंदगी है कि मौत, मतलब वो चौगर टाइगर घात लगा रही थी कॉर्बेट के ऊपर, और एक दूसरा आदमी मर गया जो कि वहाँ बैठा हुआ था। तो बोले इसके बारे में, ये इसे अंधविश्वास बोलो या किस्मत बोलो या क्या बोलो, कुछ कह नहीं सकते। और कई जगह दोस्तों ये मेंशन आता है कि जिम कॉर्बेट वाइट साधु थे। वो जैसे एक आध मैंने पिछले बार ही बताया था कि किसी ने लिखा था कि वो मेंस मैन थे, वो लेडीज़ के पास बैठना पसंद नहीं करते थे, बातें करना पसंद नहीं करते थे, आदमियों के पास ही रहना पसंद करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे वैसे अलग अलग जगह पढ़ गए हैं, लेकिन जब तक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हो तो उस बारे में चर्चा करना ठीक नहीं होता। लेकिन वैसे जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि वो ऐसा नहीं था कि लेडीज़ की तरफ देखते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक माई इंडिया में वर्णन किया था क्वीन ऑफ विलेज, जिसमें वो गए थे शिकार करने के लिए, तो उसके घर में चाय पी थी, और उसके बाद में वो बर्तन खुद मांजना चाहते थे क्योंकि जाति प्रथा बहुत थी। तो वो सोचते थे कि भाई मैं किसी की जाति क्यों डिस्टर्ब करूं। तो उनकी बेटी आई और उसने कहा नहीं नहीं मैं धो देती हूँ, उसने बर्तन धो दिए थे। और फिर उस महिला जो कि जिसने चाय बनाई थी उसका उन्होंने वर्णन किया कि आज उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो उसके बाल एकदम काले थे, गालों में लाली थी, बहुत सुंदर थी, और साफ कहा जा सकता है कि वो क्वीन ऑफ द विलेज थी, यानी कि गांव की रानी थी, इतनी सुंदर थी। एक वर्णन ये किया है। दूसरा, जब वो बच्चे थे उस टाइम का उन्होंने किया जंगल लोर में, ये तो माई इंडिया में किया था, उसमें किया था कि वो जो गांव की लड़कियां थी वो नहाने जाती थी तो स्विमिंग सूट होते नहीं थे, तो नाइटी पहन के जाती थी। जब वो बोर कैनाल, मैं बार बार बता दूं, बोर कैनाल का वीडियो है मेरे चैनल पे, आप बोर कैनाल या छोटी हल्द्वानी लिखोगे तो वो दिखेगी आपको, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, जहाँ तक मुझे लगता है कि
मिस्टर रामसे ने बनवाई थी, और इतने बढ़िया पत्थर आज भी मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि लगता है कि कल ही बनी हो। और तो उसमें जब लड़कियां नहाती थी तो वो नाइटी पहन के नहाती थी, और जब पानी में उतरती थी नाइटी ऊपर उड़ जाती थी, और इनसे लड़कियां बोलती तुम अपना मुंह उधर करके खड़े रहो। तो इस तरह के भी उन्होंने वर्णन किए हैं, और भी कई घटनाएं हैं, मुझे भी याद नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है। लव लाइफ के बारे में मैंने कहीं डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है तो पूरा नहीं है, लेकिन एक उनकी हेलन नाम की गर्लफ्रेंड थी, ऐसा सुनने में आया। कभी मुझे पूरा डिटेल मिलेगा तब मैं प्रॉपरली कोट करूँगा। तो मैगी नहीं चाहती थी, मागी, कि मैं बार बार ज़्यादातर लोग मैगी बोलते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि मार्गरेट उनका नाम था, और उनका नाम मैगी नहीं था, स्पेलिंग वो आती है, नाम था मागी। तो वो नहीं चाहती थी, उन्होंने रिश्ता तुड़वा दिया था। एक बार हेलन नाम की लड़की से मिलने ये गए थे लंदन भी। और इस तरफ भी एक एंगल आता है कि इनकी सिस्टर मागी बहुत ज़्यादा पजेसिव थी कॉर्बेट को लेके, और सारा ख्याल 1943 से फिर वो लगातार साथ ही रहे एक साथ। और वो सारा चाय बना के देना, उनके गर्म पानी का ध्यान रखना, वो जब आते थे तो उनको घर पूरा मैनेज करना, वो सब करती थी। बहुत ज़्यादा पजेसिव थी। उनसे भी एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो बोले कि हम दोनों इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं एक दूसरे से कि फिर हमने शादी की हमारे लिए गुंजाइश नहीं थी। कॉर्बेट से भी एक बार पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतना ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग है कि मैंने शादी नहीं करी है। एक और दोस्तों फैक्ट है, एक राजघराने से रिलेटेड है, नाम मैं नहीं बोलूँगा, हालांकि मैंने पढ़ा है लिखा हुआ। एक 4180 रुपये का फिक्स डिपॉजिट उन्होंने किया था आदित्य बिनाई कुमारी के नाम पे, और ये एक स्टेट की प्रिंसेस के नाम पे जिम कॉर्बेट ने किया था। तो उसके बारे में भी ये है कि क्यों किया था। प्रिंसेस को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, फिर एफडी क्यों किया था, ये गिफ्ट था, क्यों था। और वो प्रिंसेस इनके साथ शिकार ट्रिप पर भी गई थी। तो जो उनकी लव लाइफ से जुड़ी हुई बातें बोली जाती है, उसमें एक ये भी एंगल है जिसका कि कोई जवाब नहीं है, बस जो खोद खोद के निकालते हैं लोग, वो वाली बात है। एक मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसकी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन ऑन पेपर मिल जाएगा आपको नेट पे, जो र्यूमर्स उड़ती थी जिम कॉर्बेट के बारे में। तो पहले मैं बोल रहा हूँ र्यूमर्स है, लेकिन जो हैं पड़ी हुई वो वीडियो में बोलने में कोई बुराई नहीं जो है। उसमें पहले भी एक वीडियो मैंने बताया हुआ है कि जिम कॉर्बेट ने इंडिया क्यों छोड़ा था, जो पुराना वाला वीडियो उसमें बताया था। एक कंट्रोवर्सी थी कि छोटी हल्द्वानी में नीली आंखों वाले बहुत बच्चे हुए थे, और जिम कॉर्बेट की आंखें नीली थी। उससे बहुत सारी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी उनके बारे में। तो एक रीज़न ये भी बताते हैं कि उनको ये भी था टेंशन कि ये लोग इस तरह की बातें करेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा। अभी तो वो वायसराय के दोस्त थे, तो कोई कुछ भी दबी जो भी बोला जाता था दबी आवाज़ में, सामने से बोलने की किसी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो देश के सबसे बड़े अधिकारी का दोस्त हो उसके सामने। इवन मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस हर तरह की बातें हैं सब पे चर्चा करके कि जिम कॉर्बेट बहुत ही भले आदमी थे, लेकिन उनके बारे में बोला जाता था कि काला डूंगी वाले इलाके में, जहाँ उनका ये है छोटी हल्द्वानी गाँव, वो एक मतलब उस तरह से बिहेव करते थे जैसे वहाँ के वो ज़मींदार हों। बाहर वालों अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, जैसे कोई आदमी शिकार, एक घटना है मुझे नाम याद नहीं, एक नैनीताल के रिनाउंड पर्सन थे, वो आ गए वहाँ पे शिकार करने के लिए। उन्होंने फिर उनका पूरा खाली करा लिया थैला कि तुम कैसे आए शिकार करने। और जब वो जाने लगे दुखी मन से, तो जाते वक्त अपने थैले में से जितनी भी इन्होंने मुर्गियाँ मारी थी वो उनको दे दी कि एक शिकारी को खाली नहीं जाना चाहिए, ये आप लेके जाओ। यानी कि उनका था कि अगर आपको इस इलाके में शिकार करना है तो पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, विदाउट माई परमिशन आप नहीं कर सकते। ऐसा ही एक किस्सा कालाडूंगी इलाके का है कि एक फॉरेस्ट का ऑफिसर था, उसने एक लेपर्ड मारा इनके ही इलाके में। तो इन्होंने बड़े, इनके बारे में कहा जाता था कि गरीब आदमी से बहुत अच्छे से बात करते थे, और जो बड़े आदमी हैं उनसे बड़े एरोगेंट तरीके से भी बात करते थे जब ये गुस्सा होते थे। तो इन्होंने बोला कि तुमने मेरा लेपर्ड मार लिया है, एक लेटर लिख के भेजा एक आदमी के हाथ से। तो वो ऑफिसर भी थोड़ा सा एरोगेंट था, उसने जवाब दिया कि मैंने जब उसे मारा था तो उसके गले में कोई पट्टा नहीं था, और मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा लेपर्ड है। एक घटना और
एक आदमी आया था जो शिकार करने के हिसाब से आया था, वहाँ घूम रहा था, और इन्होंने कहा तुम कैसे घूम रहे हो, तो उसके पैजामे का नाड़ा पकड़ के खींच लिया था इन्होंने कि चलो निकलो यहाँ से, ऐसे करके। तो ये घटना ऐसे मतलब उस इलाके में उनका था कि अगर यहाँ तुम कुछ करोगे तो पहले मेरे से परमिशन मांगो फिर करोगे। अब ये देखिए पपीज़, इनकी हिम्मत बढ़ने लगी है, ये यहाँ घूम रहे हैं अकेले। शाम हो चुकी है लेकिन अभी इनको पता भी नहीं डर क्या होता है, और हालांकि ये सोलर फेंसिंग के अंदर घूम रहे हैं। ये सोलर फेंसिंग जो गई हुई है ना, हालांकि इसमें अभी करंट चालू होगा नहीं, क्योंकि एक दो बार जब ये आते जाते हैं इनको लग जाता है, पूंछ टच हो जाती है, तो कुछ नहीं कहीं बोल के निकल आते हैं, उनको कुछ होता नहीं है। ये पिकॉक बोला यहाँ से। तो उस तरह से जो ये इन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया था ना, तो ये माना जा रहा था कि इनका अफेक्शन था वो प्रिंसेस की तरफ, और जो भी इनके नियर डियर थे उनके लिए इन्होंने विल भी जब करी थी ना, तो किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को अपना कारपेट दिया। जैसे जिन्होंने इनकी बुक छापी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, एक जो प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने दी बैचलर ऑफ पावरगढ़ की स्किन, जो कि बाद में ठाक मैनीटर दी मैगी ने जिम की डेथ के बाद, कि भाई वो अच्छी हालत में नहीं है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि मैगी की पर्सनल दिलचस्पी थी कि भाई बैचलर ऑफ पावरगढ़, लोग कहते हैं कि मैगी के कहने पर ही, यानी मागी के कहने पर ही कॉर्बेट ने मारा था। उनको इतना पसंद था, वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन विल में लिखा था, तो उन्होंने फिर ये बोला कि अच्छी हालत में नहीं है, आप ठाक मैनीटर ले लोगे? उन्होंने कहा ले लेंगे। उन्हें तो आश्चर्य हुआ था कि मेरा नाम कैसे लिख दिया विल में। ऐसे ही किसी को एक कारपेट दिया, बड़ा कारपेट, किसी को दूसरा कारपेट दिया, तो वो एक तरह से टोकन था उनका कि भाई वरना कारपेट देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कारपेट महंगा होगा, लेकिन जिसको आप दे रहे हो उसके लिए, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट है, कोई एडिटर है, कोई इंडिया जो लंदन वाला था, उसको दिया था बड़ा वाला कारपेट, 9 फीट 7 इंचेस की लेंथ थी, और 9x7 था वो, और दूसरा 9x5 का था, वो इन्होंने दिया था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया के हेड थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के, उनको दिया था। तो ये तो एक अफेक्शन वाली बात है कि ये दिखाना चाह रहे थे। तो लोग बोल रहे थे जो एफडी किया था ना, ये भी एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं वो उनके नियर डियर लोगों को ही उन्होंने दिया था। तो लोग बोलते हैं जो प्रिंसेस को दिया तो वो कहीं ना कहीं, और शिकार ट्रिप में भी साथ गए, तो फ्रेंडशिप थी या व्हाटएवर जो भी था, उनके मन में जगह थी। अच्छा, जिम कॉर्बेट को उनके दोस्त बोला करते थे जैम सैंडविच, जिम से जैम कर दिया, जो अपना ब्रेड बटर जैम होता वो वाला, और उसके लिए लोग बोलते थे कि वो अपनी मदर और सिस्टर के बीच में सैंडविच है। जैसे कई बार लोग नहीं बोलते मैरिड पर्सन को कि वो अपनी बीवी और माँ के बीच में सैंडविच हो जाता है एक आदमी, वैसे ही इनको अपनी ही मदर और अपनी सिस्टर के बीच में जैम सैंडविच करके बुलाया जाता था। एक घटना दोस्तों मागी ने लिखी है कि एक बार 1915 में वो सातताल गई थी जिम कॉर्बेट के साथ फिशिंग ट्रिप पे। सातताल नैनीताल के पास में ही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 12 मील की दूरी पर है। और जब वो नदी के बीच में थी बोट में, अचानक से लहरें ऐसी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी कि उन्हें लगा कि समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी फट गया है, क्योंकि बोला जाता है कि नैनीताल की जितनी झीलें हैं उनका निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो उस वक्त मछलियाँ भी उछलने लगी, इधर से उधर भागने लगी, और एक सांप था जो कि इस एंड से उस एंड में बहुत तेज़ी से तैर के गया, यानी कि जानवरों और मछलियों को मालूम चल गया था कि खतरा हो गया है। आसपास के पेड़ हिल रहे थे, और एक बड़ा सा पत्थर, एक चट्टान टूट के दूर से लुढ़कती हुई आई और कई सारे पेड़ों को गिरा दिया। तो मागी ने बोला था कि चलो बाहर निकल के चलते हैं जल्दी से। तो जिम कॉर्बेट ने कहा था नहीं, जहाँ हम अभी हैं वहीं पर ज़्यादा सेफ़ है, पानी में है। और उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट किसी दूसरी ट्रिप पे कहीं गए थे, तो उस दिन का जो भूकंप था उसका जो इम्पैक्ट था, एक पूरा पूरा गांव तहस नहस हो गया था, वो जिम कॉर्बेट ने देखा था। फिर वो मैगी को बताया था कि इतना नुकसान हुआ। एक बार जिम कॉर्बेट को भूकंप का और अनुभव हुआ था जब बिहार में भूकंप आया था, और उसका जो थोड़ा इम्पैक्ट दूर दूर तक आता है, मतलब एपी सेंटर बिहार में था। ये पेड़ पे बैठे थे और लेपर्ड के शिकार में गए थे, और ज़ोर ज़ोर से पेड़ हिलने लगा। इनको लगा लेपर्ड हिला रहा है क्या, मुड़ के देखा नहीं। फिर इनको लगा कोई बहुत बड़ा सांप चढ़ गया है क्या इसमें जो हिला रहा है। फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन देखा कि सारे के सारे पेड़ हिल रहे हैं आसपास के, और हवा चल नहीं रही है। तब इनको समझ में आया कि भूकंप है।
और बाद में मालूम चला कि ये भूकंप आया था बिहार में और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा था। एक बार के और भूकंप का जिक्र किया है मैगी ने कि जब एक लोहे का पुल है वहीं पे कालाडूंगी के पास में, उसको वो क्रॉस कर रहे थे तब भूकंप आ गया था और वो लोहे का पुल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा था, लेकिन तब इन लोग को समझ में आ गया था कि ये भूकंप है। तो चलिए दोस्तों, अभी अंधेरा हो रहा है, फिर इन बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।